Okay, so we have a question over here. Because the sole trader, the following balances were extracted from her books on 28 February 2017। मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट भी आपको बेटा बना के दे देता हूँ और मैं आपको उसकी बैलेंस शीट भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पे बेटा रेवेन्यू है। रेवेन्यू कितना है हमारे पास? 410,000। परचेजेस भी आपको दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड्स है। रिटर्न इनवर्ड्स होता है बेटा सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेज रिटर्न। जब गुड्स आपके बिजनेस में वापस आ रहे होते हैं तो वो रिटर्न इनवर्ड्स होता है, यानी कि सेल्स रिटर्न। कस्टमर ने गुड्स खरीदे बट कस्टमर को वो गुड्स अच्छे नहीं लगे या कोई भी एक्स वाई जी रीजन की वजह से कस्टमर ने गुड्स आपको वापस कर दिए, कस्टमर ने गुड्स आपको रिटर्न कर दिए, वो आपका रिटर्न इनवर्ड्स हो गया। रिटर्न आउटवर्ड्स होता है बेटा जब आपने अपने सप्लायर से गुड्स खरीदे और ड्यू टू एनी रीजन क्या है, जैसे गुड क्वालिटी हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है, या सही क्वालिटी का नहीं था जो गुड आपने मांगा, वो गुड का सप्लायर ने आपको डिलीवर नहीं किया था एक्स वाई जी, इस रीजन की वजह से ये भी पॉसिबल है कि आप जो है वो गुड्स वापस कर दें सप्लायर। फिर आगे बेटा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, रेंट रिसीवेबल है। रेंट रिसीवेबल बेटा मेरी इनकम होती है क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ। फिर आगे वो बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये मेरा एक्सपेंस है। स्टाफ सैलरीज, ये मेरा एक्सपेंस है। एडवर्टाइजिंग इज माई एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंसेस मेरे एक्सपेंसेस होते हैं। नॉन करंट एसेट मेरा एसेट है। लीज होल्ड बिल्डिंग, शॉप फिक्सचर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट। इसके ऊपर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि जो पुरानी डेप्रिसिएशन है वो भी तीनों की बेटा आपको दी हुई है। डिस्पोजल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट बैलेंस के होने का मतलब ये है कि लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 6,000। 6,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल। तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो आपके एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा। 8% इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो बैंक लोन पे 60,000 के। तो 60,000 का 8% निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2016। 1 मार्च 2016 का मतलब है कि बेटा ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी क्योंकि मेरा ईयर एंड हो रहा है 28 फरवरी 2017। तो जाहिर है 1 मार्च 2016 आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हो। बैंक का डेबिट बैलेंस है, यानी बैंक आपका एसेट होता है, करंट एसेट। बैंक का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब आपके बैंक में पॉजिटिव पैसे पड़े हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स मेरे एसेट होते हैं, करंट एसेट। ट्रेड पेबल्स मेरी लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है बेटा वो ऑब्वियसली बैड एस्टिमेटेड बैड डेट को कहते हैं। कैपिटल आपको दिया हुआ है, ड्राइंग्स भी दी हुई है। इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 20,700 ऑन 28 फरवरी 2017, यानी कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो आपकी 20,700। स्टाफ सैलरीज इंक्लूडेड 8,000 पेड टू बिग। अब बिग को आपने सैलरी पे करी थी 8,000, गलती से स्टाफ सैलरीज में इंक्लूड कर दी, तो जाहिर है ये ड्राइंग्स का पार्ट बनेगी, इसका स्टाफ सैलरीज से कोई ताल्लुक नहीं है। रेंट रिसीवेबल वाज ओइंग। रेंट रिसीवेबल ओइंग था, यानी कि इनकम जो है वो आपने अभी रिसीव करनी है, ठीक है, तो वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगी 3,000। जनरल एक्सपेंसेस आर ओइंग। जनरल एक्सपेंसेस में 5,000 आप ऐड कर दोगे। नो इंटरेस्ट हैव बीन पेड ऑन बैंक लोन, यानी कि पूरा का पूरा बैंक लोन आप ओ करते हो, पूरा का पूरा बैंक लोन हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी। ड्यूरिंग द ईयर न्यू शॉप फिक्सचर्स कॉस्टिंग 8,000 वर परचेज। पेमेंट वाज मेड बाय चेक। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। आपने नए शॉप फिक्सचर्स खरीदे थे $8,000 के, और आपने जो पेमेंट करी है वो अपने बैंक अकाउंट के थ्रू करी है, चेक के थ्रू करी है, और आपने इसकी कोई एंट्री नहीं पास करी अपनी बुक्स में। तो जाहिर है ये भी जो है वो आप रिकॉर्ड करोगे, और आपके नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट है वो 8,000 से इंक्रीज होगी, इस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर आगे बेटा इसने मुझे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बताई है। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन ऑल नॉन करंट एसेट ओन्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर द बिल्डिंग आर हेल्ड ऑन अ लीज ऑफ 20 years एंड एप्रोप्रिएट अमाउंट इज चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग, यानी कि जो भी बिल्डिंग की कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दोगे यूजफुल लाइफ 20 years से, तो पर ईयर की आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी। शॉप फिक्सचर्स एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन। अब वो कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो यानी कि जो भी कॉस्ट होगी उसके ऊपर 15% आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। The computer equipment at a rate of 30% per annum using reducing balance method, diminishing balance method, यानी कि इसमें बेटा आप क्या करेंगे कि जो भी कॉस्ट होगी आपकी, आप उसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से, फिर आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। जितना भी नेट बुक वैल्यू आ रहा होगा उसके ऊपर आप 30% चार्ज करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा कंप्यूटर इक्विपमेंट। फिर बेटा बोलिए ट्रेड रिसीवेबल्स 2,500 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल, ये आपका बैड डेट है और आप इसको राइट ऑफ कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप क्रिएट करोगे, यानी कि मेंटेन करोगे 5%। यानी कि जो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, जो नेट ट्रेड रिसीवेबल पे आप चार्ज करते हो उसको आप पहले तो आप नेट ट्रेड रिसीवेबल्स निकालोगे, उसके ऊपर आप 5% लगा दोगे तो आपको न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पता चलेगा।
अब हम अपनी बेटा इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो स्टार्ट होगी बेटा वो मेरी स्टार्ट होगी रेवेन्यू से या सेल्स से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा रेवेन्यू। सेल्स मेरी कितनी थी? सेल्स हमने देखा था कि हमारी थी 4,10,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 410,000। इसमें से सेल्स रिटर्न बेटा मैं माइनस कर दूंगा। सेल्स रिटर्न है 15,600। 410,000 माइनस 15,600। तो मेरे पास नेट सेल्स आ जाएंगी कितनी? 394,400। इसके बाद बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले तो ओपनिंग इन्वेंट्री जाएगी, यानी कि इन्वेंट्री एट 1 मार्च 2016 24,050। आपको नजर आ रहा होगा। परचेजेस थी बेटा मेरी कितनी? परचेजेस हैं मेरे पास 2,16,800, 216,800। रिटर्न आउटवर्ड्स इज बेसिकली 9,550। ये मेरा रिटर्न आउटवर्ड्स है 9,550। और परचेजेस हैं 216,800। तो फिर आप यहाँ पे बेटा लिख दोगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? ओपनिंग इन्वेंट्री है 24,050। इसमें आप परचेजेस ऐड करोगे। इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दोगे। और क्लोजिंग इन्वेंट्री बेटा फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 20,700। अब ये मुझे कैसे पता चला कि ये मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है? तो ये बेटा मुझे ऐसे पता चला कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन एट 28 फरवरी 2070। यानी कि जब साल मेरा खत्म हो रहा है तो उसके ऊपर ये चीजें आपने वैल्यू करी है। इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 20,700। साल के एंड में जो इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो थी 20,700। तो ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। बेटा आप यहाँ पे लिख देंगे 20,700। 24,050 प्लस 216,800 माइनस 9,550 माइनस 20,700। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेटा आपके पास आ जाएगा 2,10,600। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे 394,400 माइनस 210,600। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 183,800। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। फिर इसमें बेटा मैं अदर इनकम नॉन ऑपरेशनल इनकम ऐड कर दूंगा या अदर इनकम ऐड कर दूंगा। अदर इनकम बेटा मेरे पास है रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल 3,000 ओइंग था, तो रेंट रिसीवेबल में आप 3,000 ऐड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? 15,000 प्लस 3,000 18,000। फिर आपके पास बेटा एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब एक्सपेंसेस में सबसे पहले मैं डेप्री अब मेरी आदत ये है मैं क्या करता हूँ कि जो एडजस्टमेंट होती है ना मैं उसको पहले अटेम्प्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जो है दूसरे पार्ट्स को बेटा सॉल्व करता हूँ। जो बस कॉपी पेस्ट करनी होती है ऊपर से वैल्यूज वो मैं बाद में लिखता हूँ। लेकिन एडजस्टमेंट क्योंकि मुश्किल होते हैं तो पहले मैं उनको कर लेता हूँ। तो अगर आप एडजस्टमेंट देखो डेप्रिसिएशन की तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बिल्डिंग आर हेल्ड ऑन अ लीज ऑफ 20 ईयर्स। अब वो कह रहे हैं 20 साल की लीज पर है। लैंड लीज होल्ड बिल्डिंग की कॉस्ट है 90,000। 90,000 को डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे आप तो आपके पास आ जाएगा लीज होल्ड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन 4,500। क्योंकि मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। अब लीज होल्ड बिल्डिंग की तो इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, सही है? तो मैं अज्यूम करूंगा स्क्रैप वैल्यू जीरो है। बस 90,000 माइनस जीरो अपॉन 20 यूजफुल लाइफ क्योंकि 20 साल थी तो मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास बेटा आंसर आ जाएगा 4,500। ये 4,500 मेरी डेप्रिसिएशन हो जाएगी लीज होल्ड बिल्डिंग। लीज होल्ड बिल्डिंग। फिर उसके बाद बेटा मेरे पास है अगले वाला। आपको नजर आ रहा होगा शॉप फिक्सचर्स एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। यानी कि बेटा शॉप फिक्सचर्स की जो कॉस्ट है दैट इज 24,000। 24,000 के ऊपर आप 15% बेटा चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी 4,800।
फिर है बेटा कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट के ऊपर वो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 30% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 60,000 कॉस्ट है, 42,000 डेप्रिसिएशन है। 60,000 माइनस 42,000, 18,000। 18,000 का 30% बेटा आप निकालोगे तो कंप्यूटर इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5,400। फिर वो कह रहा है बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,500 आर कंसिडर्ड इररिकवरेबल, यानी कि ये बैड डेट होगा और आप इसको राइट ऑफ कर दोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बेटा आप मेंटेन करोगे एट 5% ऑफ द नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स आपके कितने हैं बेटा? ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके 34,500, जिसमें से 2,500 आपका बैड डेट था। तो 24,500 में से 2,500 आप माइनस कर दोगे। नेट ट्रेड रिसीवेबल 34,500 में से 2,500 आप माइनस कर दोगे। 32,000 आएगा। 32,000 के ऊपर 5% बेटा आप चार्ज करेंगे, ये 1,600 आएगा। ये आपका न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। दिस इज न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड कितना है? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1,100। दोनों को कंपेयर करेंगे, हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हो रहा है 500 से, तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाएगा 500। लीज होल्ड बिल्डिंग, लीज होल्ड बिल्डिंग में बेटा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी? 4,500। फिर आप बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे शॉप फिक्सचर्स। शॉप फिक्सचर्स पे चार्ज होगी 4,800। फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कंप्यूटर इक्विपमेंट। कंप्यूटर इक्विपमेंट में बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5,400। फिर बेटा डिस्पोजल था एक जो मैंने आपको दिखाया था, उसका 6,000 डेबिट आ रहा था। 6,000 डेबिट का मतलब है कि लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 6,000 से। फिर बेटा आगे है आपके पास लोन इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट था बेटा 60,000, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जो परसेंट था मेरे ख्याल से 5%, तो लोन इंटरेस्ट हो जाएगा 4,800। फिर उसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 से इंक्रीज हो रहा है 500 से, तो मैं यहाँ 500 लिख। फिर उसके बाद बेटा मेरे पास और क्या है, और है मेरे पास जनरल एक्सपेंसेस ओइंग थे। जनरल एक्सपेंसेस जो यहाँ क्वेश्चन में मुझे दिए हैं वो 14,600 हैं, और उसमें बेटा 5,000 ओइंग थे। तो 14,600 में आप 5,000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19,600। फिर उसके बाद मेरे पास है स्टाफ सैलरीज। अब स्टाफ सैलरीज में एक एडजस्टमेंट थी, उसने मुझे ये बोला था कि 8,000 जो है वो आपने बिग को पे किया। 8,000 इज पेड टू बिग। अब आपने बिग को पे किया बट गलती से स्टाफ सैलरीज में उसको इंक्लूड कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप स्टाफ सैलरीज लिखेंगे यहाँ पे, और इसमें से बेटा 8,000 माइनस कर देंगे। अब स्टाफ सैलरीज मेरी कितनी थी? 14,000, 59,700। 59,700 स्टाफ सैलरीज थी, बट उसके अंदर 8,000 इंक्लूडेड है जो मैंने बिग को पे किया। तो 8,000 जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 51,700। सही है। अब बाकी मेरे पास वही नॉर्मल एक्सपेंसेस बच गए जो बेटा मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। कौन से एक्सपेंसेस हैं? आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 71,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। इंश्योरेंस है 6,800, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है बेटा 10,200, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो ये बस मैंने नॉर्मल बस अपना कॉपी पेस्ट करना है, और क्योंकि उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट बेटा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिन एक्सपेंसेस
एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं? 71,000। इंश्योरेंस 6,800। इलेक्ट्रिसिटी फिर था बेटा हमारे पास बैड डेट 2,500। और कोई मिस तो नहीं हुआ? एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस भी थे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस थे बेटा 27,500। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एडवर्टाइजिंग। ये देखो 27,500 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आपको नजर आ रहा हो। और जनरल एक्सपेंसेस है 14,600, 14,600। अब मैं ये सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दूंगा बेटा। 4,500 प्लस 4,800 प्लस 5,400 प्लस 6,000 प्लस 4,800 प्लस 500 प्लस 19,600 प्लस 51,700 प्लस 71,000 प्लस 6,800 प्लस 10,200 प्लस 2,500 प्लस 27,500 जनरल एक्सपेंसेस लिखे हैं मैंने। हाँ 19,000। ठीक है। इन सबको बेटा मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा टोटल बनेगा 215,300। ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस। अब मैं क्या करूंगा, मैं 183,800 में ऐड करूंगा बेटा 18,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा 201,800। फिर 201,800 से मैं माइनस करूंगा 215,300। तो बेटा मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी लॉस आएगा 13,500। ये मेरा लॉस फॉर द ईयर। लॉस फॉर द ईयर है 13,500। तो मैंने इसको यहाँ लॉस में रिकॉर्ड कर दिया बिकॉज ये मुझे नुकसान हो रहा है, मेरा लॉस है। तो मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है बेटा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हमेशा होती है सेल्स से। जो पहला कंपोनेंट होता है इनकम स्टेटमेंट का दैट इज सेल्स। हमने आपने यहाँ पे सेल्स लिख दिया 410,000। फिर उसमें से क्योंकि कुछ सेल्स रिटर्न हुए, सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि यार कस्टमर ने गुड्स आपको वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए, तो 15,600 रिटर्न हो गया। तो नेट सेल्स आपके पास हो जाएंगी 394,400। ये आपकी नेट सेल्स। फिर बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारी वो कॉस्ट जाती हैं जो आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, जो आपकी इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रही है। जैसे कि बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर उसके अंदर आप परचेजेस ऐड कर रहे हो, फिर उसमें से परचेज रिटर्न माइनस। अच्छा परचेज रिटर्न की माइनस करा, तो उसकी लॉजिक ये है कि भाई परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे थे, बट वो गुड्स माइट भी पॉसिबल डिफॉल्टी थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, तो आपने इसको रिटर्न कर दिया। तो इसलिए परचेज रिटर्न बेटा आप माइनस करोगे। ओपनिंग इन्वेंट्री आठ परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 210,600। फिर सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा आपके पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि आपका आ रहा है 183,800। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर उसके अंदर बेटा आप अदर इनकम ऐड करोगे। अदर इनकम होती है रेंट रिसीवेबल। अब रेंट रिसीवेबल मेरी एक इकलौती अदर इनकम। अदर इनकम का क्या मतलब है? अदर इनकम का मतलब है नॉन ऑपरेशनल इनकम, जो मतलब आपके बिजनेस के ऑपरेशन से लिंक नहीं है। इसका आपके बिजनेस के ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें एक एडजस्टमेंट थी। एडजस्टमेंट ये थी कि उसने कहा था 3,000 इज ओइंग, यानी कि 3,000 मुझे रिसीव करने हैं, तो इसीलिए रेंट रिसीवेबल में मैंने 3,000 ऐड कर दिया। तो टोटल मेरे पास अदर इनकम हो गई बेटा 18,000। फिर आपके पास आ गए एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में बेटा आपके पास है लीज होल्ड बिल्डिंग। तो लीज होल्ड बिल्डिंग में उसने मुझे कोई परसेंटेज नहीं दी हुई थी। उसने मुझे सिंपली बोला था कि यार उसकी कॉस्ट ये है, स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू जीरो है, और यूजफुल लाइफ उसकी 20 ईयर्स है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली कॉस्ट को डिवाइड कर दिया था 20 ईयर्स से। तो मेरे पास डिप्रिसिएशन आ गई थी लीज होल्ड बिल्डिंग की 4,500। फिर उसने मुझे बोला था कि शॉप फिक्सचर्स के ऊपर डिप्रिसिएशन आपने चार्ज करी है स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो वो मेरे पास आ गया था, मैंने मुझे उसने परसेंट दिया था, तो मैंने कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई किया था, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 4,800। कंप्यूटर इक्विपमेंट में बेटा उसने पॉलिसी चेंज कर दी। उसने बोला कि कंप्यूटर इक्विपमेंट को हम स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं कर रहे, हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हैं। यानी कि बेटा इस केस में आप क्या करोगे, आप कॉस्ट में से पहले प्रोविजन को डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, आपके पास नेट बुक वैल्यू आएगा।
जो भी नेटवर्क वैल्यू होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे डेप्रिसिएशन की परसेंटेज से, तो आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल जाएगा। फिर उसके बाद बेटा उसने मुझे बोला था कि लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है 6,000 का। तो जाहिर है लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ तो ये मेरे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद बेटा उसने मुझे बोला था कि मैंने लोन लोन भी लिया था और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, मेरे ख्याल से 8% था या इसी तरह का कुछ था। तो वो आ गया बेटा हमारे पास 4,800। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हुआ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेरा करंट ईयर का आ रहा था 1,600, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट था 1,100। तो इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 500। जनरल एक्सपेंसेस जो थे वो बेटा मेरे पास थे 19,600। कैसे आया? 14,600 जनरल एक्सपेंसेस थे और 5,000 जनरल एक्सपेंसेस ओइंग था। तो 14,600 में 5,000 आपने ऐड कर दिया, आपके पास आ गया 19,600। फिर उसके बाद बेटा उसने मुझे बोला था कि स्टाफ सैलरीज के अंदर गलती से आपने एक एडजस्टमेंट इंक्लूड कर दिया। तो उसमें से 8,000 आपने बिग को पे किया था, तो वो मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, एक एडजस्टमेंट थी, मैं एक वर्किंग आपको शो करना भूल गया। एक बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट थी जो मैंने आपको शो नहीं करी। उसने यहाँ पे बोला था कि न्यू शॉप फिक्चर्स उसने खरीदे $8,000 के। ठीक है, अब इसमें पता है हमने करना क्या था? हमने करना ये था, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मैंने आपको वर्किंग नहीं शो करी। मैं आपको शॉप फिक्चर्स की वर्किंग शो कर देता हूँ। देखो, उसने मुझे ये बोला है कि उसने ना नई शॉप फिक्चर्स खरीदे थे, तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है शॉप फिक्सचर्स। पॉलिसी क्या है उसकी डेप्रिसिएशन की? पॉलिसी है बेटा डेप्रिसिएशन की, यहाँ पे देखो लिखी हुई है पॉलिसी। शॉप फिक्सचर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और शॉप फिक्सचर्स की कॉस्ट कितनी है? शॉप फिक्सचर्स की कॉस्ट है 24,000। तो बेटा आप करेंगे कॉस्ट 24,000 प्लस 8,000, तो ये कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000 पे 15% आप चार्ज कर देंगे, तो आपको डेप्रिसिएशन पता चल जाएगी शॉप फिक्सचर्स के ऊपर। क्यों? मैं क्योंकि देखो मैं डेप्रिसिएशन जो है ना, अब इस पे भी डिपेंड करता है कि डेप्रिसिएशन की पॉलिसी मंथली बेसिस पे है या फिर ईयरली बेसिस पे है। अगर मंथली बेसिस पे होती तो मैं फिर ये देखता कि कितने महीने के लिए मैंने जो है उस नॉन करंट एसेट को यूज किया है। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बोला। उसने मुझे बोला है कि आप पर एनम की बेसिस पे चार्ज करें, यानी कि आपने अगर ड्यूरिंग द ईयर भी खरीदा है तो भी आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज करोगे। तो 32,000 के ऊपर आप 15% अप्लाई करेंगे, आपके ऊपर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 4,800। ये जो 4,800 है, ये आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हो जाएगा फॉर शॉप फिक्सचर्स, और ये इसकी वर्किंग हो जाएगी। यही चीज बेटा मैंने वहां पे भी शो करी है, मैंने वहां पे भी दिखाई है शॉप फिक्सचर्स के लिए, क्योंकि एडजस्टमेंट, इसलिए हम कॉस्ट के अंदर 8,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वापस करा दें एक मैं बार। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा दोबारा भी समझा देता हूँ। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वर्किंग क्या थी? बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना था। ओल्ड प्रोविजन तो मुझे ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, न्यू प्रोविजन मुझे कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पे बेटा वो बोल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडेड अ डेट ऑफ 2,500 व्हिच इज कंसिडर्ड इररिकवरेबल, यानी कि वापस नहीं मिलने वाले पैसे। तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उसमें से 2,500 सब्ट्रैक्ट कर दी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ट्रेड रिसीवेबल्स थे मेरे 34,500। एग्जामिनर मुझे ये बोल रहा है कि 34,500 में 2,500 की एक डेट इंक्लूडेड है जो कि इररिकवरेबल है, जो आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले, एंड यू आर श्योर अबाउट दैट कि आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर देंगे, आपके पास नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए 32,000। इन 32,000 के ऊपर आप 5% डेप्रिसिएशन बेटा चार्ज करोगे। जब आप 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपके पास न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया 1,600। अब ये जो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आप इसको कंपेयर करोगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के साथ। ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा आपका कितना है? 1,100। अब आप देखोगे कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। पहले था 1,600, अब हो गया है 1,100, 1,100। तो टेक्निकली हम देखें तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज हुआ है बाय 500। तो ये जो इंक्रीज है मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस। एज एन एक्सपेंस बेटा ये रिकॉर्ड होगा इनकम स्टेटमेंट में, तो वहां पे आपने एज एन एक्सपेंस इसको शो कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो गई इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हमने बना,
और इसकी हमने सारी वर्किंग्स भी डिस्कस करी। अब आप इसको कॉपी करो।